मंच पर हमारे आसीन है जिनका नाम है डॉक्टर सचितानंद मौर्य। आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने बता दिया कि आप समझ गए, और समझ ही नहीं गए बल्कि उस तरह से समझ गए कि डॉक्टर साहब कहते क्या है। इनकी जज्बा, हौसला, अंदाज देख करके हम जैसे लोग भी अपने हौसले अंदाजों में परिवर्तन कर दिए और चाहते हैं कि उस हौसले अंदाज तक पहुंच जाएं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं डॉक्टर साहब कि 100 की शहादत को क्या कीजिएगा, 100 की शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पे सर ले लिया है। 100 की शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पे सर ले लिया है। अरे मुझे मौत से डर नहीं साथियों, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है, घर ले लिया है। डॉक्टर सचितानंद मौर्य जी। अब थोड़ी देर तक जगह लेके बैठे। ये सम्राट अशोक क्लब से जुड़े लोगों का ही जज्बा है कि इतने लंबे समय तक लगातार बैठने के बाद भी लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। अभी कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो यहां से वहां उठा बैठ शुरू हो जाती। तो मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली अपने लिए। सबसे पहले आज की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार मौर्य जी, और आज हमारे इस मंच के धम्मगुरु लामा लोबजंग जी, जिनके निर्देशन में हम और आप काम करते हैं, आपका तहे दिल से नमन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो बड़े ही कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच आए हैं, हमारे सम्मानित पीसी मौर्य जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं। और मैं चाहता हूं कि हर बार आप लोग अपने चीफ गेस्ट के लिए उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ अपने मुख्य अतिथि का सम्मान करें। जब तक आप लोग खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आदमी अंतर्मुखी रहता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। जब तक वो बहिर्मुखी नहीं होता है, जब तक अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। क्योंकि जब यह इंसान जब मान में रहता था, कंदराओं में रहता था, तो मान में रहने की वजह से ही वो मानव कहलाया, मान में रहने की वजह से मानव कहलाया। और वही मानव धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लायक बन गया, तो वह मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की वजह से वो व्यक्ति कहलाया, वो व्यक्ति कहलाया। और जब तक अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते खुल के, तब तक आप जैसे व्यक्तियों की काम की सुनवाई कहीं नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान। अपने चीफ गेस्ट का सम्मान करते हुए आज हमारे मंच पे अतिथि के रूप में डॉक्टर आरपी मौर्य जी और सीने तारिका बंबई से चलकर जो हमारे बीच आई थी। साथियों, सम्राट अशोक क्लब क्या कर रहा है? किसी भी तरह की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। समझिएगा एक बातों को, किसी भी तरह की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वही जानकारी अगर व्यवस्थित हो जाती है उसी को विज्ञान कहा जाता है। वही जानकारी अगर व्यवस्थित हो जाती है उसी को विज्ञान कहा जाता है। जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल है, उस मोबाइल के पुर्जे को निकाल के उसके सारे पुर्जे खोल दें और सारे पुर्जे फिर से आपके पॉकेट में रख दें, तो क्या बात होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सारे पुर्जे तो है ही है पॉकेट में। जिन जिन चीजों से मोबाइल बना था वो सब आपके पॉकेट में है, फिर बात क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि जिस पुर्जे को, जिस पार्ट्स को जहां होना चाहिए वहां पे नहीं है। अगर उसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो टावर थोड़ा कम भी रहेगी तो बात होती रहेगी। तो
तो हमारे पास भी, हमारे लोगों के पास भी न ज्ञान की कमी है न ज्ञानियों की कमी है। सम्राट अशोक क्लब उस ज्ञान और ज्ञानियों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, और जिस दिन व्यवस्थित हो जाएगा उस दिन धुन निकल जाएगा, संगीत बज जाएगा। और जब तक जीवन साज तो बजते हैं, लेकिन मिलाना पड़ता है सुर एक साथ बजाने के लिए, मिलाना पड़ता है। तो सब चीजों को सम्राट अशोक क्लब व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। उसी व्यवस्थित करने की एक कड़ी थी आज की सीने तारिका रिया दीप्ति मौर्य। वो शमशान वो एरिया हमारा था, वो एरिया खाली पड़ा था, अब अंकुरण निकलने लगा है, और एक ऐसा अंकुरण है जिसका समाज पे कब्जा होता है। तो मैं तो देखता हूं कि हमारी जो जमीन है वो सिर्फ जोतने भी ना खराब हो रही थी, क्योंकि जोत दिया हम लोगों ने, तो बिना जोते जो कोई चीज जमती है तो घास कहलाती है, उसे घास फूस कहा जाता है, लेकिन जोत के बोते हैं वो फसल कहलाते हैं। तो सम्राट अशोक क्लब फसल तैयार कर रहा है, नाट घास, ये फसल तैयार कर रहा है। और ये जो वर्दी वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं मैरून कलर में, ये घास फूस नहीं है, ये फसल है जो जोत के तैयार किए जा रहे हैं, तरासे जा रहे हैं। उसी तराशने की कड़ी है रिया दीप्ति मौर्य, धनंजय मौर्य, पारसनाथ मौर्य, ये सब पारस हैं जिसको अशोक क्लब तराश रहा है। अभी तो भविष्य दिखाई देगा क्या होने वाला है, और जो सम्राट अशोक क्लब को मजाक में ले रहे हैं, आने वाले भविष्य में मजाक का पात्र बनने वाले हैं। इसलिए हमारे कार्यक्रम में आई डॉक्टर अंबिका जी बड़ा ही सुंदर तरीके से अपनी बात रख रही थी, क्योंकि आप उस विभाग से जुड़ी है जिस विभाग के हम काम कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग से। वहां से तथ्य की जानकारी हमें मिलती है, फैक्ट पता चलता है, और उस फैक्ट को हम पब्लिक की भाषा में बनाकर आपके बीच लाते हैं। तो हम बड़ी श्रद्धा से आपका सम्मान करते हैं, और हमारे बीच हमारे जो आज हमारा विषय है, इस विषय से जुड़े हुए सम्मानित एडवोकेट अजय विक्रम सैनी जी हमारे बीच आए हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि ऑन रिकॉर्ड सरकार के एडवोकेट हैं। तो आज मैं बता दूं कि आज के बाद आप सम्राट अशोक क्लब के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हो गए। तो आप सभी का सम्मान करते हुए इतनी भारी संख्या में आज तो ये दिल्ली का जो धम्म विजय दिवस है बड़ा ही गदगद कर रहा है, और ये जो कार्यकर्ता है सम्राट अशोक क्लब के, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ये इन्हीं का मेहनत है, ये इन्हीं की तपस्या है, जो रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि अरे कार्यक्रम करने में क्या है, पोस्टर छपवा दो, जीप से प्रचार कर दो, भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही ट्राई देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब की अगर आलोचना हो रही है तब भी आप खुश रहो। इसीलिए आलोचना से जूझना नहीं है और तारीफ में फंसना नहीं है। हमेशा ध्यान रहे, अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश है कि कोई कितना गाली दे ले, कोई कितना भी आलोचना कर ले, आलोचनाओं से जूझना नहीं, और कोई तारीफ करे तो फंसना नहीं। बस अपने जुनून में वही करना जो हम करना चाहते हैं, और अंत में जिस दीपक में दम होगा वही जलता रह जाएगा। इसलिए पहलवानों की संख्या बढ़े तो घबराओ मत। पहलवान जब ज्यादा होते हैं तो प्रकृति शक्तिशाली को चुनती है, क्योंकि सत्य की तारीफ भले हो सकती है लेकिन राजा वही बनता है जो शक्तिशाली होता है। सत्य की तारीफ हो सकती है भले, सत्यवादी व्यक्ति राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो शक्तिशाली होता है। तो पहलवानों की संख्या बढ़े तो खुश हो जाइए, क्योंकि प्रकृति सर्वोत्तम चुनना चाहती है। इसलिए आज सम्राट अशोक के धम्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। जब कलिंग का मैदान था, जब लाशें गिरी पड़ी थी, कहीं मार हो रही थी किसी का,
किसी का पिता रो रहा था, किसी का बच्चा बिलबिला रहा था। वैसी परिस्थितियां जब हो तो आपने सुना होगा इतिहास में बहुत सारे राजा हुए जो जीत के बाद जश्न मनाते हैं, जीत के बाद जश्न मनाते हैं। लेकिन दुनिया का राजा अशोक ऐसे हुए जो जीत के बाद जश्न नहीं मातम मना रहे हैं। जीत के बाद जश्न नहीं मातम मना रहे हैं। ये क्या मैंने कर दिया? अगर कोई प्रजा ही नहीं रहेगी तो मैं राजा किसका रहूंगा? मैं प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस बात का मैं रहूंगा? इसलिए किसी भी राजा की प्रतिष्ठा इस बात से नहीं होती है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। उसकी प्रतिष्ठा इससे होती है उसके साम्राज्य में रहने वाली जनता कितनी सुखी है। यह उसकी प्रतिष्ठा का मानक है। इसीलिए अच्छी सड़क बन जाए यह विकास नहीं है। संतोष सर इशारा कर रहे थे उस बातों का। अच्छी सड़क बन जाए यह विकास नहीं है। उस अच्छी सड़क पर चलने वाला इंसान कैसा है यह विकास है। यह विकास है। अच्छा सुंदर घर बन जाए यह विकास नहीं है। उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं यह विकास है। अगर ऐसे लोग नहीं हैं, अगर यह देश विकास कर रहा है तो विकास करने वाले लोगों के गुरुजी लोग जेल क्यों जा रहे हैं? जो विकास कर रहे हैं उनके गुरुजी लोग जेल क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब रोड बन रहा है। इस इंसान बनाने का काम नहीं हो रहा है, आदमी बनाने का काम नहीं हो रहा है। और अशोक का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। अशोक का उद्देश्य आदमी का निर्माण करना था, व्यक्ति का निर्माण करना था, इंसान का निर्माण करना था। और जब इंसान रहेगा तो टूटे घर में भी खुशहाल रहेगा। और जब इंसान अच्छा नहीं है तो अच्छे महल में भी चैन से नहीं रहेगा। अशोक कहां कहना चाहते हैं? इसीलिए अच्छा रोड ये विकास नहीं है। उस रोड पर चलने वाले लोग कैसे हैं ये विकास है। अशोक वहां से शुरू कर रहे थे अपना शासन। और जिस शासन में शासन का विकास आपकी हवा कैसी है यह तय करता है। आपका पानी कैसा है यह तय करता है आपका विकास कैसा है। अगर हवा प्रदूषित है, पानी दूषित है और वातावरण प्रदूषित है तो विकास करके क्या करोगे? मरोगे। क्या करोगे? मरोगे। आज मोबाइल लेके घूम रहे हो, कल नाक में सिलेंडर लेकर घूमोगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे हम, क्योंकि हवा शुद्ध नहीं होगी। सम्राट अशोक हवा शुद्ध करते थे और उसी हवा शुद्ध करने का कारण था कि वो जगह जगह वृक्षारोपण किया, पेड़ लगाया। जो आज हम सोच रहे हैं उसके पहले वो सोच रहे थे। नदियों को शुद्ध करने का काम अशोक ने किया, क्योंकि इंसान कैसे सुखी रहेगा शासन का मकसद ये है। इंसान को सुख पहुंचाना शासन का मकसद है। अपने धर्म को, अपने धर्म राज्य स्थापित करना। कोई हिंदू की राज्य बनाना चाहता है, कोई मुसलमान का राज्य बनाना चाहता है। क्या यह देश हिंदू राज्य बनाने के लिए, मुसलमान का राज्य बनाने के लिए हुआ था? इस भारत का इस संविधान का निर्माण एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए हुआ था। लेकिन हम भटक गए हैं। हम भटके हुए लोग हैं। कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है। तो हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम तो भारत की बात करते हैं। इसलिए अभी एक हीरो हैं भारत सदी के महानायक। उनसे लोगों ने पूछा कब हिंदू हो कि मुसलमान? तो सदी के महानायक ने कहा कि मैं हिंदू हूं न मुसलमान, मैं तो भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं। तो सदी का महानायक वही कह रहा है जो सम्राट अशोक क्लब गली गली सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह विचारधारा का है। सम्राट अशोक क्लब विचारधाराओं का संगठन है। यहां से विचारधारा बनती है। सुबह से शाम तक विचारधारा पे व्याख्या चल रही है। और क्रांति हमेशा विचार से होती है। बदलाव हमेशा विचार से होता है, क्योंकि विचार से आप गुलाम हुए थे और विचार से आजाद होंगे। अगर विचार से आपको गुलाम बनाएगा तो विचार से आजाद होंगे। इसलिए हमेशा विचार क्रांति चलनी चाहिए। और सम्राट अशोक क्लब इसी विचार क्रांति के अभियान को तेज करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समझिए इसको गंभीरता से। और आज जो विषय हमारा चुना गया है न्यायिक व्यवस्था,
जो राजा ये कहता हो कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, जो राजा एक लाइन में कहता हो कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, उसका न्याय व्यवस्था कैसा होगा ये बताने की जरूरत है क्या? जो राजा ये कह दे कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, जैसे हम अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं उस तरह देश की प्रजा को सुखी देखना चाहते हैं, तो जो राजा प्रजा को अपने पुत्र की तरह देख रहा है, अपनी संतान की तरह देख रहा है, उसकी न्याय व्यवस्था कैसी होगी ये सोचने की बात नहीं है खाली। इसीलिए अपनी न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए सम्राट अशोक ने एक अधिकारी नियुक्त किया अलग से, खास ट्रेनिंग देके, और उस अधिकारी का नाम था रज्जुक। रज्जुक नाम का अधिकारी, रज्जुक का मतलब जो राजा के अनुरूप हो, जैसा राजा सोचता हो वैसा ही वो अधिकारी सोचेगा, इसलिए उसका नाम रज्जुक हुआ, राजा के अनुरूप सोचने वाला, जैसा हम सोचते हैं। तो रज्जुक अधिकारी नियुक्त किया उन्होंने, और उनको कानून के अनुसंधान का, खोज करने का, न्याय करने का खुली छूट दिया, पूरी छूट दिया। और जब छूट दिया उन्होंने, तो जनता के बीच खड़ा होके ऐसे ही धम्म दिवस पर घोषणा किया बाइज्जत उसकी, रज्जुक की। और जनता से क्या कहा अशोक ने? कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटा को, अपनी संतान को किसी धाय के हाथ देकर संतुष्ट हो जाती है, किसी धाय मां के हाथों देखकर संतुष्ट हो जाती है कि जैसे मैं अपने बेटे बेटी का ख्याल करता हूं वैसे मेरी धाय मां ख्याल करेगी, उसी तरह से मैं अपनी देश की जनता को इन रज्जुकों के हाथ देकर संतुष्ट हो रहा हूं। इसका मतलब कितना विश्वसनीय अधिकारी होगा रज्जुक। और ये रज्जुक भी गलती ना करे, इसके लिए उन्होंने अलग से कहा कि इनके न्याय के बाद भी अगर कहीं अन्याय किसी को होता है तो राजा सीधा हमसे, जनता सीधा हमसे बात कर सकती है। आप कोर्ट में देखते हैं कि किसी की फांसी की सजा हो जाती है तो उनको मोहलत मिलती है 3 दिन की। 3 दिन में आप चाहो तो फिर से अर्जी दे सकते हो। ये व्यवस्था सम्राट अशोक ने लागू की थी। ये व्यवस्था अशोक ने लागू की थी कि अगर हमारा रज्जुक, हमारा नगर का जो अधिकारी है, अगर गलत न्याय दे दिया तो उस आदमी को अधिकार होगा सीधा राजा से संपर्क कर अपनी बात रख सकता है। ये 3 दिन की जो मोहल्लत है ये सम्राट अशोक की देन है। अशोक से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो राजा गद्दी पर बैठते थे उस गद्दी का नाम होता था राजगद्दी। आपने सुना होगा बहुत सारे राजा राजगद्दी पर बैठ गए, लेकिन पहली बार जब चंद्रगुप्त अशोक गद्दी पर बैठे तो उस राजगद्दी का नाम सिंहासन कहा जाने लगा। ये सिंहासन है, ये सिंहासन है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले उस गद्दी का नाम राजगद्दी था, लेकिन आज उसे कहा जाता है सिंहासन। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी के दोनों तरफ शेर होते हैं। सिंहासन यानी सिंहासन वर्ड के जन्मदाता आप है। तो क्या कितनी बड़ी बात है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमने घटाया दुनिया में, और जो न्याय व्यवस्था थी उस समय। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान उधार लिया गया देश से, दूसरे देशों से। संविधान उधार नहीं लिया गया था। जो हमारे देश से लोगों ने सीखा था उसे हम लोगों ने भुला दिया था, उसे हम फिर से अपना लिए। खाली दुनिया हमसे उधार ली थी। लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा ने अगर भारत की खोज 14वीं सदी में किया, 14वीं सदी में, तो 14वीं सदी से 1000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की ससुराल कैसे हो गई यूनान में? ससुराल कैसे यूनान में हो गई? तो जिनको भारत का पता नहीं था उनके पहले हमारा ननिहाल और ससुराल वहां पे हुआ करता था। तो दुनिया को पता नहीं था भारत के बारे में, लेकिन भारत को दुनिया के बारे में पहले से पता था। 1000 साल जो कटा रह गया दुनिया से भारतवर्ष, इस 1000 साल में कितनी क्षति हुई देश की ये कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को इस सब अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए अपने नौजवानों से मेरा निवेदन है कि इतिहास के छात्र ही नहीं, इतिहास के पात्र भी बनो, ताकि आने वाले भविष्य में आपको पढ़ा जाए, आपको लोग जाने। क्योंकि हम जिनको पढ़ रहे हैं वो कभी इतिहास के पात्र थे और आज हम उनके छात्र हो गए हैं।
तो प्रयास ये करो कि आज हम ऐसा काम करें कि हम इतिहास के पात्र बने और आने वाले बच्चे हमारे इतिहास के छात्र बने, जाने इसको। इसलिए इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। और जो हमारा संविधान रखा है इस मंच पे, संविधान को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तो इनके शब्दों को पढ़ा जा सकता है और एक है कि शब्द में छुपी भावनाओं को पढ़ा जा सकता है। तो बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो संविधान की भावनाओं को समझ पाते हैं। संविधान का मकसद क्या था? संविधान के शब्दों को पढ़ते हैं खाली। तो शब्दों से काम नहीं चलेगा, उसमें छुपे भाव को समझना होगा। इसको कैसे बरगला दिया गया? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये विधि क्या है भैया? हानि लाभ किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। जीवन मरण किसके हाथ में है? विधि के नाम से है। लेकिन विधि माने क्या पढ़ाया गया आपको? विधि माने ऊपर वाला, विधि माने ईश्वर। दुनिया के किसी भी शब्दकोश में विधि माने ईश्वर नहीं होता है। विधि माने होता है कानून, नियम, ला। तो हानि भी नियम पर निर्भर है और लाभ भी नियम पर निर्भर है। बिजनेस की जो पॉलिसी है, बिजनेस का जो कानून है, जो कंपनी एक्ट है, उसके अनुसार आप काम करते हैं तो लाभ होगा और उसके विरोध में काम करेंगे तो हानि होगी। जो हमारा कानून है, रोड पे कैसे चलना है, बाएं। अब बोलेंगे हमारी आस्था तो दाएं में है, हमारी आस्था तो दाएं में है। तो तेरी आस्था दाएं में है, अगर चल दाएं तो लात खाएगा। और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, खासकर दिल्ली में, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा चालान पहुंच जाएगा घर। उस दिन पता चलेगा तेरी आस्था कितने कौड़ी की है। तो बाएं ही चलना है। ये अलग बात है कि हमारे देश में, दुनिया के सारे देश में जो राइट साइड है वो राइट साइड है। दुनिया के दूसरे देशों में जो राइट साइड है वो राइट साइड है। हमारे यहां लेफ्ट साइड राइट साइड है। हमारे यहां जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है कि नहीं? इसलिए सब गड़बड़ाता है। लेफ्ट साइड तो राइट साइड बना सीखना पड़ रहा है कि भैया लेफ्ट चलना है। अगर राइट साइड होता तो याद करने की जरूरत नहीं होती, अलग से कर दिया, इसलिए याद करना पड़ गया। तो हानि लाभ जीवन मरण, यानी बाएं चलेंगे तो सुरक्षित घर जाएंगे, कानून और रोड के नियम का उल्लंघन करेंगे तो मर के घर जाएंगे, तेरी लाश घर जाएगी। तो जीवन मरण किसके हाथ में है? ला के, कानून के हाथ में है। तो हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। आपका जो जस है, जो उसकी पॉलिसी है संविधान की, उस संविधान का पालन करते हुए अगर दुनिया में काम करेंगे तो आपका जस होगा। कानून का उल्लंघन करके काम करेंगे तो आपका अपयश होगा। यही उसके हाथ में, यही ला है, यही कानून है। तो कानून को पेचीदा बना दिया गया है और हमको इस कानून को सहज बनाना है, सहज बनाना है। दुनिया में सबको पता है कि कौना देवता को कौन सी प्रसाद चढ़ती है, सबको ये पता। अभी मैं गया था एक जगह बनारस में, तो इनकम टैक्स का ऑफिस है वहां आलमबाग में, आलमबाग मुलायम रोड पे। तो वहां दरवाजा है, 2 दरवाजा घुसने का। तो उस पे सम्राट अशोक की मोहर लगी है, अशोक का स्तंभ बना हुआ है। उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा है। तो मैंने अधिकारी से पूछा कि भाई सत्यमेव जयते क्यों नहीं लिखा? ये भारत की मोहर है क्या? ये राजचिन्ह है क्या? बोला राजचिन्ह तो है। बोले ये तो राजचिन्ह गलत है, ये तो सत्यमेव जयते नहीं लिखा है। तो बोले कि मिस्टेक हो गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा। आदमी जब मंदिर में जूता पहन कर ना जा सकता है, मस्जिद में जूता पहन के नहीं जा सकता है, तो सत्यमेव जयते कैसे छूट जाता है? कैसे छूट जाता है? इसका मतलब हुआ कि हमारे अंदर हिंदू बनने का संस्कार है, मुसलमान बनने का संस्कार है, लेकिन भारतीय बनने का संस्कार यही सम्राट अशोक क्लब को करना है, यही सहूर सिखाना है। और आप लोगों ने जो राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्रा निकाली है, जिले जिले, गांव गांव, आपको क्या लग रहा है इसका असर नहीं हो रहा है क्या? बड़ा गहरा असर हो रहा है। इसमें मैं देखा हूं हमारे भाई, मैं अभिनंदन करता हूं उन भाइयों का जो इस अच्छी बात को फॉलो कर रहे हैं, इस अच्छी बात को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर मैं देखा हूं इस बार तजिया निकली है पूरे देश में। तजिया के आगे आगे तिरंगा चलता था, पीछे पीछे हरा झंडा चलता था। अभी दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर सबसे टॉप पर तिरंगा फहर रहा है, उसके नीचे भगवा फहर रहा है।
ये कहीं ना कहीं सहूर सिखा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं सहूर सिखा रहे। तो बुराई के लिए हल्ला मत करो, अच्छा ही बताओ खाली बस। जो लोग बुरे हैं उनको बुरा कहने की जरूरत नहीं है, बस जो अच्छा है समझा दो, वो लोग शुरू कर देंगे। तो कोई आपकी आलोचना करता है, अशोक क्लब का उल्टा पुल्टा लिखता है, तो मत घबराइए, उसमें मत उलझिए आप, क्योंकि उलझाना चाहते हैं, उसको फंसाना चाहते हैं और आपको अपने मिशन से भटकाना चाहते हैं। इसलिए यूं ही वक्त कम है दोस्ती के लिए, मेरा कहना अपने साथियों से, यूं ही वक्त कम है दोस्ती के लिए, कहां से वक्त निकालूं दुश्मनी के लिए, कहां से वक्त निकालूं दुश्मनी के लिए, फुर्सत कहां, नो टाइम। वो बड़े महान लोग हैं जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए टाइम निकाल ले रहे हैं। इसीलिए कोई अगर आपकी तारीफ करता है, सहयोग करता है, तो उसे अपना मित्र समझना, और कोई आपका विरोध करता है उसे अपना कल्याण मित्र समझना। ये आपका कल्याण मित्र है जो अपना काम छोड़ के आपका काम कर रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि हम लोगों ने संगठन बहुत खड़े किए हैं, मिशन खड़ा नहीं कर पाए। अशोक क्लब पहला ऐसा संगठन है जो मिशन खड़ा कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अपने व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। जो इस संगठन में अपने मान सम्मान के लिए आएगा वो धोखा खाएगा। मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, हमको माला पहरा दिया जाए, हमको तो अच्छा लग रहा था। वो पारसमणि और धनंजय गार तक मुझे दुख हो रहा था कि हम नीचवा क्यों नहीं है। अगर नीचे होते हम भी कमर हिलाए होते आपके साथ, मजा नहीं ले पाए बढ़िया कार्यक्रम में। तो हर चीज बहुत व्यवस्थित चल रही है, और उसमें हम लोगों का चमत्कार नहीं है, सब आपकी मेहनत का नतीजा है, आपकी तपस्या का फल है। यहां नहीं कि जो यहां बैठ के फोटो खिंचा रहा है वही है। अगर वो गेट पे मेरा साथी खड़ा है तो उसकी मेहनत है इस सफलता में। और मैं तो बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने कार्यकर्ताओं का। बहुत सारे संगठनों को मैं देखता हूं, चीफ गेस्ट आ गए तो फोटो खिंचाने के लागे भागने लगते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की ड्यूटी अगर गेट पर है तो गेट पर ही रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री आए और चाहे मुख्यमंत्री जाएं। ये है संगठन, ये अनुशासन है। इसलिए आप लोग इस सब चीजों के चक्कर में मत रहिएगा। तो आज की जो बस एक लाइन में हमने कह दिया कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को पुत्र के समान कह दिया और उसके न्याय व्यवस्था पर शक करना, तो शायद क्या होगा भाई। एक आदमी अपने पुत्र की रक्षा अपनी जान देकर करता है, तो एक राजा अपने पुत्र की रक्षा क्या करके करता होगा। इसलिए अशोक ने कहा कि जो कुछ मैंने किया है जनता के लिए वो बड़े पराक्रम के साथ किया है, और यह कार्य अगर कोई करना चाहता है तो यह कार्य चोटी के पुरुषार्थ और संपूर्ण त्याग के बगैर संभव नहीं है। यह अशोक की बात है, शिलालेख में लिखा है। और कहीं कहीं शिलालेखों के भावार्थ बदल दिए गए, शिलालेखों के अर्थ बदल दिए गए। कहा जाता है कि अशोक का जो शिलालेख लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी लिपि में? ब्रह्म लिपि, ब्राह्मी लिपि में। ये ब्राह्मी लिपि कहां से आ गई रे भाई? ये कहां से आ गई? अभी मैं कल पढ़ रहा था तो लिखा है कि ब्राह्मी लिपि का नाम पहले नागरी लिपि था। पहले इसका नाम क्या था? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि से घोटाला करके देवनागरी लिपि बनाया गया। नागरी घोटाला करके क्या? देवनागरी लिपि। अब देवनागरी घोटाला करके ब्राह्मणी लिपि। क्यों ब्राह्मणी लिपि बनाया गया? क्योंकि ये पत्थरों के जब शिलालेख मिलने लगे तो लेख किसको कहा जाएगा, ये किसका लेख है, ये बताने के लिए उस लिपि का नाम चेंज करना जरूरी था, क्योंकि वो धम्म लिपि थी। उस लिपि का नाम क्या था? धम्म लिपि। ये धम्म लिपि ब्राह्मी लिपि कब बदल गई? इसलिए बदल गई क्योंकि ये शिलालेख भारतवर्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि शिलालेख किसका है। हम नमन करते हैं जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, जिन्होंने अशोक की लिपियों को पढ़ा, और आज वो पढ़े ना होते, संग्रहालय न बनाए होते, तो शायद आज हम लोग कहां भटक रहे होते इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें उन अंग्रेजों का भी, जिन्होंने पुरातत्व से खोद के जमीन के अंदर से निकाला, उनका भी हमें नमन करना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, काके लागू पाए। तो गोविंद ने खुद कह दिया कि अगर ये गुरु ना होते तो मैं गोविंद हूं, तू जानता कैसे? गुरु ने बताया ना। तो अगर जेम्स प्रिंसेप ना होते, कनिंघम ना होते, तो ये गढ़ी पर जो शिलालेख है वो किसका शिलालेख है, कैसे जानते आप? सम्राट अशोक की जो लाठ है लटिया में, वो अशोक की लाठ है, कैसे जानते आप? इसीलिए हमें उनका भी नमन करना चाहिए जिन्होंने, इसीलिए एक इतिहासकार है, अंग्रेज है,
जब इंडिया में आया तो उसने बड़ा अच्छी लाइन लिखा है, समझिएगा इस बात को, बड़ा सुंदर लाइन लिखा, मैं तो पढ़ के गदगद हो गया। जब उसने लिखा कि जब भारत में घूम रहा था वो, तो कहा था कि लिखा कि भारत के पास अतीत तो है इसके पास, लेकिन इतिहास नहीं इसके पास। उसने लिखा है कि भारतवर्ष में अतीत है लेकिन इतिहास नहीं है। क्यों कहा उसने? क्योंकि इसका गौरवशाली अतीत है, लेकिन जब वो अतीत लिपिबद्ध नहीं है तो इसलिए इतिहास नहीं है। अगर लिपिबद्ध होता तो इतिहास हो जाता है आज। इसलिए भारतवर्ष में अंग्रेजों से पहले इतिहासकार नहीं आए थे। अंग्रेजों से पहले भारत में इतिहासकार नहीं थे। उपन्यासकार, ग्रंथकार, टीकाकार, साहित्यकार, कथाकार, कुलकार थे, लेकिन इतिहासकार नहीं थे। इतिहासकार तो जेम्स प्रिंसेप को पढ़ के पैदा हुए, कनिंघम को पढ़ के पैदा हुए। इसलिए भारत के जब इतिहास लिखते हैं लोग तो उन्हें लिखना पड़ता है किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार, प्रिंसेप के अनुसार। और तेरा अनुसार कहां चला गया? क्योंकि तेरा अनुसार तो ये पढ़ाने में बीत गया कि आज विजयदशमी के दिन राम ने रावण को मार के विजय प्राप्त की थी, ये बताने में समय बीत गया। तो इस विजयदशमी का जो पर्व है ये राम का रावण पर विजय नहीं है। आज आपको ये बताने की कोशिश करना है कि हिंसा पर अहिंसा की विजय है, हिंसा पर अहिंसा का विजय है। आज के दिन एक राजा चंडाशोक से धम्माशोक बनता है, ये क्रांति है पूरी दुनिया में। तो अब पूरे दुनिया में एक माहौल बनेगा जिसकी अगुवाई आपको करनी है। और वो माहौल कैसा बनेगा? दुनिया दो भाग में बटेगी। समझिएगा पीछे तक लोग ध्यान से, दुनिया दो भाग में बटने वाली है। अब एक तरफ हिंसकों की फौज खड़ी होगी और दूसरी तरफ अहिंसकों की फौज खड़ी होगी। दुनिया के पास एटम बम होगा, लेकिन भारत के पास गौतम बुद्ध का धम्म होगा, धम्म होगा। इसलिए आपके प्रधानमंत्री को बार बार जाके बोलना पड़ रहा है कि हमने बुद्ध दिया है। हमने क्या दिया है? बुद्ध दिया है। काहे नहीं किसी और की बात कर रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए इनके पास कोई महापुरुष ही नहीं है। इसलिए बुद्ध की मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आस्था नहीं है, वो मार्केटिंग है खाली। इसलिए दुनिया दो भाग में बटेगी, एक तरफ हिंसकों की फौज खड़ी होगी, दूसरी तरफ अहिंसकों की फौज खड़ी होगी। दुनिया एटम बम लेकर खड़ी होगी, भारतवर्ष गौतम बुद्ध का धम्म लेकर खड़ा होगा। युद्ध होगा दोनों में, जीतने की संभावना दोनों की है, जीतने की संभावना दोनों की है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा मैं अभी बता देता हूं। अगर एटम बम वाला जीत गया तो हारने वाला भी मर जाएगा और जीतने वाला भी मर जाएगा, दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर गौतम बुद्ध का धम्म जीत गया तो हारने वाला का भी कल्याण हो जाएगा और जीतने वाला का भी कल्याण हो जाएगा। यह है ताकत धम्म की, दोनों का कल्याण होगा। इसलिए सम्राट अशोक क्लब किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर कोई अपना प्रतिद्वंदी समझता होगा तो ये निकाल दे दिमाग से। हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जीतने की है, लेकिन किसी को हराने की नहीं है। और जिसकी लड़ाई हराने पर रहती है वो अपने संगठन में काम कम करता है, दूसरे को लंगी मारने के चक्कर में ज्यादा रहता है। क्योंकि हम किसी को हराना निकले, हमको नहीं जीतना है, ये ना जीतने पाए, तो उसको हराने के लिए हम लंगी मारते हैं, टांग फंसा के गिरा देते हैं। लेकिन जो जीतने के लिए लड़ रहा है वो टांग नहीं फंसाएगा। तू भी दौड़ो, हम भी दौड़े, जो तेज दौड़ेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्या है? एक बार मेरी पत्नी ने कहा अपने बेटे से कि बेटा तुझे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाना है। तो हमने कहा किस बात के लिए? इसमें क्या खुशी हो जाएगी हमको? अगर क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पा जाएगा तो क्या खुशी होगी हमें? हमारी लड़ाई क्लास अपने फ्रेंड से है क्या? हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड से ज्यादा नंबर लाने के लिए? हमारा प्रतिद्वंदी तो 100% का मार्क है ना कि हमारा दोस्त है। हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? 100% का जो मार्क है, 100 में 100 लाना हमारा प्रतिद्वंदी है ना कि मेरा फ्रेंड्स है। अगर मेरा दोस्त भी 100 पा जाए, मैं भी 100 पा जाऊं, वो भी लड्डू खाएगा, मैं भी लड्डू खाऊंगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? किसी लड़के से ज्यादा मुझे क्यों पाना है? मुझे बड़ा दुख होता है। हर लोग कहते हैं क्लास में टॉप करना है। क्लास में टॉप कर कौन तीर मार लेगा? वो अगर सारे बच्चों ने 17 नंबर पाया है और आपका बेटा 18 पाया तो टॉप कर दिया ना। आपको टॉप करने से मतलब है वो फेल हो गया विषय नहीं है। क्योंकि सारे बच्चे 17 पाए 50 में, आप मेरा 18 पा गए तो टॉप कर दिया, तो अब आइए बन जाएगा। ये टॉप करने से मतलब है हमारी लड़ाई 100 नंबर से है, नॉट हमारे फ्रेंड से, क्लासमेट से, क्लास फेलो से लड़ाई नहीं है।
तो सम्राट अशोक क्लब की लड़ाई भी 100 नंबर से है, जिसमें दुश्मन भी का भी कल्याण होगा और जो दोस्त होंगे उसका भी कल्याण होगा। हम लोग किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते, इसलिए अपने आइडियोलॉजी चेंज कीजिए, अपने काम को चेंज कीजिए और अशोक को समझने की कोशिश कीजिए। अशोक अगर इतना आसान होते, इतने सहज आदमी होते, तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र नहीं आया होता। भारत में बहुत सारे चक्र थे, कोई उंगली में घुमाता था, कोई गोड़ में घुमाता था, वो सारे चक्र क्यों नहीं हो गए? उंगली में घूमने वाला कहां नहीं चला गया, चक्रवा चला गया राष्ट्रीय ध्वज में? क्योंकि दोनों चक्र का अपना अपना उद्देश्य है। एक उंगली वाला चक्र जब घूमता है तो किसी न किसी की हत्या करता है, उंगली से निकलेगा तो किसी न किसी को मारेगा, लेकिन अशोक का चक्र घूमेगा तो कल्याण होगा दुनिया का। ये दोनों का चक्र अंतर है, इसलिए अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में लाया गया, क्योंकि हमारे संविधान का उद्देश्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसलिए इतिहास में टटोला गया कि वह कौन सा राजा था जिसका राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था। तो 5000 साल के इतिहास से जब खंगाला गया तो देखा कि अशोक के अलावा कोई ऐसा राजा नहीं है जिसके राज्य को लोक कल्याणकारी कहा जा सके। इसलिए जो हमारे संविधान का मकसद था वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, तो ये हमारा मकसद है, लेकिन भूल न जाए, ये भूल न जाए, ये बात याद कैसे रहेगी? जैसे गांव में आप देखेंगे कोई बाजार से सामान लाना होता है तो लोग भूल न जाए इसलिए रुमाल गठिया के रख लेते हैं, रुमाल गांठ लगा के पॉकेट में रख लेते हैं, ताकि बाजार में जाएंगे तो रुमालिया गांठ लिखेंगे तो समझा हाँ कुछ भूल गए, लेके जाना है। गांठ लगाते थे। तो ये जो अशोक चक्र लगा है राष्ट्रीय ध्वज में, ये चक्र नहीं, ये गांठ है। ये उन लोगों के लिए है कि संविधान बनाने वाले रहे चाहे न रहे, लेकिन इस संविधान का उद्देश्य क्या है, ये देश चलाने वालों को ये चक्र एहसास कराता रहेगा, इसलिए वो चक्र वहां लगाया गया है। लेकिन यहां तो हम चल दिए कोई हिंदू राष्ट्र बनाने, कोई मुसलमान राष्ट्र बनाने, हम तो भूल ही गए कि इस देश को हम एक बहुत अच्छा स्वस्थ भारत राष्ट्र बनाने चले थे। भारत देश नहीं है, भारत एक देश नहीं है, इंडिया इज नॉट ए कंट्री। इंडिया कोई कंट्री नहीं है, अगर आप जानते हो तो भ्रम में रहना, भ्रम में रहता नहीं सब। इंडिया कंट्री नहीं है। अगर कंट्री होती, देश होता, तो गांधी जी देश पिता होते। क्या होते हैं? देश पिता, फादर ऑफ कंट्री। लेकिन उन्हें फादर ऑफ कंट्री नहीं कहा जाता, कहा था फादर ऑफ नेशन। भारत क्या है? नेशन है, एक राष्ट्र है। और राष्ट्र उसे ही कहते हैं जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हो और सबको अपने विचार की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार हो, वो नेशन कहलाता है, वो राष्ट्र। और जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हो, जहां विभिन्न धर्म के अनुयायी रहते हो, वहां पर संविधान के अलावा कोई भारत में ऐसी किताब नहीं है जिससे इस देश को चलाया जा सके, चलाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि सब कुछ, सारे ग्रंथ गांव गांव पहुंचा दिए गए, हर ग्रंथ की कथा सुनाई गई गांव गांव जाके, लेकिन आज तक हमारा जो भारतीय संविधान है, ये जज साहब और वकील साहब की मोनोपोली बनी रह गई। ये गांव में नहीं जा पाया, आज तक गांव में नहीं जा पाया। इसलिए सम्राट अशोक क्लब को अब संविधान और उसकी भावनाओं को गांव गांव तक पहुंचाना है, ठीक उसी तरह जैसे पोलियो ड्रॉप को गांव गांव पहुंचाया जाता है। पोलियो ड्रॉप में क्या होता है, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यहां पूरे देश के लोग छूटे हैं, पूरा देश ही छूटा है, तो सुरक्षा चक्र टूटेगा नहीं तो क्या होगा? पाकिस्तान घुसेगा, चाइना घुसेगा। आज चाइना हमारे लिए बंदूक लेके खड़ा है। चाइना तो हमारा चेला है ना, भगवान बुद्ध का क्या है, वो चेला है। तो चेला गुरु पर अटैक क्यों कर रहा है? इसका मतलब गुरु और चेला में कोई कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? अगर पंचशील पर आधारित ये दुनिया का हमारा गठबंधन है, पंचशील पर आधारित समझौते हुए थे, वो पंचशील कौन समझाएगा दुनिया को? आप जब नहीं समझाओगे तो चोर तो हमेशा वही कानून बनाई, सिर्फ चोरी बढ़ती रहे। और आपके गाली देने से चोर चोरी करना नहीं छोड़ देगा, आपके गाली देने से मच्छर काटना बंद नहीं कर देगा। कितनी गाली दोगे तो मच्छर काटना बंद कर देगा? कितनी गाली दोगे साल भर में तो मच्छर काटना बंद कर देगा? जिंदगी भर गाली देते रहोगे तभी बंद नहीं करेगा, कि मच्छर का नेचर है, उसका नेचर है काटना। और आपका नेचर क्या है? कटवाना। आपका नेचर क्या है? तो मच्छर अपने काम में कामयाब है, लेकिन आप अपने काम में कामयाब, तो गाली मच्छर को क्यों दे रहे हो? फेल आंख हो तो गाली उसको क्यों दे रहे हो? अगर आपके अंदर कुवत है तो मच्छरदानी खरीद लो, मच्छर को गाली देने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। सुरक्षा कवच बना लो। इसलिए हमारे भारत की जो सेना है, भारत की सेना डिफेंस कहलाती है।
हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। हम पाकिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते, चाइना पर कब्जा नहीं कर सकते। हमारी जो सेनाएं खड़ी हैं वो डिफेंस के लिए खड़ी है। यानी हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर जानवर को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। अगर हमारा संविधान भी सुरक्षात्मक है, डिफेंसिव है, इसका मतलब है कि हम एकदम ठीक उसी लॉ पर चल रहे हैं जो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। और जो नेचर के खिलाफ कानून बनाएगा वो फेल हो जाए, कभी सफल नहीं होगा। और हमारा पूरा का पूरा संविधान लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचर का लॉ है ये। लेकिन हम लोगों ने आज तक उसे समझने की कोशिश नहीं की, और कानून के लोगों ने भी आपको समझाने की कोशिश नहीं की। बस यही पढ़ाते रहे कि गंगा जी कहां से निकली हैं, शंकर जी की जटा से निकल गए। यही समझाने में समय बिता दिया। एक ऐसे ये टीचर थे, पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे कि बच्चों गंगा निकली है हिमालय की चोटी से, और वहां से निकलते 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 आके पटना में गिर गई। तो एक मास्टर उधर ही से प्रबंधक जा रहे थे स्कूल के, बोले कि अरे मास्टर साहब ये गंगा पटना में गिरी है। तो बोला कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी हो तो कहां गिराएंगे, 6 महीने से पेमेंट नहीं दिए तो कहां गिराएंगे, तनख्वाह दो तो गिराएंगे आगे, नहीं तो यहीं गिराएंगे जिंदगी भर, जब तक आगे नहीं बढ़ाओगे। तनख्वाह के आगे बढ़ाओ, हम गंगा को आगे बढ़ाएंगे। यही पढ़ाई है। आदमी कह रहा है कि शिक्षित होने समाज सुधर जाएगा। शिक्षा से नहीं समाज सुधरेगा, शिक्षण सामग्री क्या है उससे समाज सुधरेगा। आप खाने से मोटा जाएंगे, अगर खाने से मोटा तो जहर खा लीजिए ना 1 किलो। अगर खाने से मोटे हो जाएंगे तो जहर खा लीजिए, क्या दिक्कत है। खाने से अच्छे नहीं होंगे, क्या खाना है ये महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है। अगर हमारा सामग्री गलत है, पठन सामग्री गलत है, तो सब पढ़ाई बेकार है। और अब तक जो हमारे देश में पढ़ाई जाती है वो पठन की सामग्री रॉन्ग है, वो वैज्ञानिक ठाठ ही नहीं है जिससे विज्ञान पैदा हो। यहाँ बस चिन्मयानंद पैदा होंगे, आसाराम बाबू पैदा होंगे, और राम रहीम पैदा होंगे, जो हमारा थाट है। यही हमारा थाट है, हमारी संस्कृति का प्रोडक्ट है, ये हमारे संस्कृति के प्रोडक्ट है, सैंपल है ये सब। तो सैंपल इतना गंदा है तो गोडाउन का क्या हाल होगा। अभी एक हमारे देश के बहुत बड़े संगठन है, उसके प्रमुख ने कहा कि इस देश को विश्वगुरु साधु बनाएंगे। अभी प्रमुख ने कहा था कि इस देश को विश्वगुरु साधु बनाएंगे। तो हमने कहा कि जो जेल चलेगा वो बनाएंगे, कि जो जाने वाले हैं वो बनाएंगे, कि जिनका पोल नहीं खुला वो बनाएंगे। कौन बनाएंगे विश्वगुरु। इसलिए आप लोगों ने हमेशा शील और संस्कार का पाठ दुनिया को पढ़ाया है। और अपने क्लब के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप जब क्लब में काम कर रहे हो तो आपके अंदर भी कोई दुर्गुण नहीं आना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की स्थापना करते समय हर व्यक्ति का शुद्ध होना जरूरी है। आपका आचरण शुद्ध होगा, आपका भोजन शुद्ध होगा, तो आप जो बात बोलेंगे वो बात भी शुद्ध होगी। इसीलिए आप संगठन से जुड़े हुए हो तो एक एक बात पर, अपने चरित्र पर, आचरण पर भी ध्यान रखो। गलती से गलती हो सकती है, गलती से गलती हो सकती है, तो गलती से जो गलती हो जाएगी उस आदमी सुधार सकता है, ठीक है। और सुधारना ही हमारा काम है। हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। राम ने रावण को मारा, सुधारा नहीं। कृष्ण ने कंस को मारा, सुधारा नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुली माल को मारा नहीं, सुधारा, मारा नहीं, सुधारा। क्योंकि हम संहारवादी संस्कृति के समर्थक नहीं, हम तो सुधारवादी संस्कृति के समर्थक हैं। इसीलिए एक बार एक घटना हुई थी जौनपुर जिले में, तो उसमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो मैं भी जेल गया था उसमें। तो जब जेल में ले गए तो उसमें हरिश्चंद्र राय एक जेलर थे, एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रह चुके थे, उसमें मैं मुख्य वक्ता रहता, पहचान गए हमको जेल के अंदर। तो बोले डॉक्टर साहब कहाँ चले गए, कि यहाँ कैसे। तो बोला मैं क्या बताऊं कैसे मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि चलिए संजोग से आ गए तो आपको जेल से परिचय करा देता हूं। तो हमको घुमाने लगे जेल में। तो जेल के अंदर जो गेट बना था उस पर लिखा था कि यहाँ पर अब सजा काटने नहीं, यहाँ पर सुधारने आए हैं। और ये लाइन सम्राट अशोक की शुरू की गई है। ये हरिश्चंद्र राय ने बताया मुझे कि जेल जो बना है रोगी वो कैदी को सुधारने के लिए, सजा देने के लिए नहीं है। तो कैदी सुधरे कैसे, कैदी सुधरा कैसे, न्याय व्यवस्था कैसी थी। एक कैदी कैसे सुधरेगा, क्योंकि उससे अपराध तो हो गया, लेकिन उनको सुधरने का चांस मिले तो सुधर सकता है वो। तो सम्राट अशोक क्या करते थे कि जितने कैदी होते थे जेल में, उनको विपश्यना मेडिटेशन, जो भगवान बुद्ध की पद्धति है, विपश्यना मेडिटेशन की जो पद्धति है उसको करवाया जाता था जेल में बड़े पैमाने पर। और जब विपश्यना करते करते वो शुद्ध हो जाते थे तो अपने जन्मदिन पर या अशोक के धम्म दिवस पर उन कैदियों को छोड़ दिया जाता था। यह है सुधार, यह सुधार है, यह है सुधारवादी संस्कृति का प्रोडक्शन। इसीलिए हमारे यहां
आम्रपाली आती है वेश्या बनकर, लेकिन जाती नहीं वेश्या बनके। आती है वेश्या बनके, लेकिन जाती है अरहंत बनके। जाती है अरहंत बनके। अंगुली माल आता है डकैत बनके, लेकिन जाता है अरहंत बनके। सुनीत आता है अछूत बनके, लेकिन जाता है पूजनीय बनकर के। यह है सुधार, यह है धर्म का प्रोडक्शन। इसलिए ये भगवान बुद्ध का फोटो लगाना, चित्र लगाना तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन उस चित्र के पीछे चरित्र क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देश हमारा जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद दो चीजें अपना ली गई, अशोक चक्र और अशोक स्तंभ अपना लिया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि शासन दो तरीके का होता है। सुनिएगा ध्यान से, शासन दो तरीके का होता है व्यक्ति का। एक होता है दैहिक शासन, एक होता है वैचारिक शासन। तो दैहिक शासन उसे कहते हैं जो देह से किया जाता है, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक शासन कर रहा हूं, ये दैहिक शासन है। लेकिन मैं मर गया, अब मैं मर गया, मरने के बाद जिसका शासन चलता रहता है, जिनके विचारों का प्रवाह चलता रहता है, तब तक उसका वैचारिक शासन माना जाता है। ठीक है? तो आज के पहले यानी अशोक के मरने से पहले जो शासन था वो अशोक का दैहिक शासन था, देह से किया गया शासन था। लेकिन जब हमने राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र अपना लिया और राजमुद्रा में अशोक स्तंभ बना लिया, तो प्रतीक चिन्ह जो है, इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से वैचारिक शासन आज भी स्मरण अशोक का चल रहा है। यह है वैचारिक शासन जो प्रतीकों के माध्यम से चल रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि भारतवर्ष की क्या पहचान? अशोक स्तंभ और चक्र निशान। ये कितनी बड़ी बात है। ये ना कोई सांप्रदायिक है, ना कोई जाति है, ना कुछ है। यही राष्ट्रवाद है। तो जो दुनिया में फर्जी राष्ट्रवाद पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपको असलीवाद राष्ट्रवाद पढ़ाना है। असली राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ये आपको समझाना है, और दुनिया को समझाने के लिए आपको खुद समझना जरूरी है। पहले खुद जानना जरूरी है। नहीं पता चलेगा कि बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। तो पहले सीखो, समझो, जानो, फिर हम चलेंगे। इसलिए अब जो युद्ध होने वाले हैं वो बम बंदूक से नहीं होगा, बम बंदूक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बम बंदूक से होता तब जब नागासाकी हिरोशिमा ध्वस्त नहीं होती तब। नागासाकी हिरोशिमा ने यह बता दिया है कि बम से युद्ध करने पर क्या होगा। इसलिए बम फेंकने वाला भी जानता है क्या होगा और जहां फेंकाएगा वो भी जानता है क्या होगा। दोनों डर के मारे नहीं फेंकेंगे। अब लड़ाई कैसी होगी? बौद्धिक लड़ाई होगी, बौद्धिक युद्ध होगा। इसीलिए एक मेरा संदेश है कि कागज का है लिबास, जरा सोच लीजिए। आपका लिबास कैसा है? कागज का। कागज का लिबास है, सोच लीजिए। दरियाओं में है, अपना सफर सोच लीजिए। दरिया में निकलना है और ड्रेस आपका कागज का है। ठीक है? तो कागज का है लिबास, जरा सोच लीजिए। दरियाओं में है, अपना सफर सोच लीजिए। दुश्मन नहीं है, दोस्त है, इस बार सामने लड़ने का कोई नया हुनर सीख लीजिए। नया हुनर सीख लीजिए। हुनर से बात होगी। अब इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतने तन्मयता के साथ, इतने ध्यान से इन कार्यक्रम को सुनते हैं। निश्चित रूप से कोई भी गेस्ट अगर हमारे बीच आता है तो आपका शांति ये मोह लेता है। शायद कोई कार्यक्रम होगा जहां घड़ी चोरी होती हो, घड़ी लौटाई थोड़ी जाती है। घड़ी और मोबाइल लौटाया जाता है क्या? रास्ते में पाया लेके चला गया। लेकिन ये अशोक क्लब ऐसा संगठन है, भगवान बुद्ध के ऐसे अनुयायी हैं जो लमा लोबजंग जी कहते हैं कि हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। आप कहते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो भले यहाँ क्वांटिटी जो भी हो, लेकिन क्वालिटी तो है ही है। इसलिए घड़ी लौटाई जा रही है, कोई लेके नहीं जा रहा। ये है सील, यही सील है जो घड़ी लौटाई जा रही है। आप लटिया में जाते हो, जमानिया, गाजीपुर, आप लोग गवाह हो, लाखों लोग वहां आते हैं। लेकिन आज तक इतिहास है 23 बरस साल का कि वहां आज तक किसी का एक चप्पल तक गायब नहीं हुआ होगा। ये है वहां का इतिहास। जब चप्पल गायब नहीं होगा, जूते गायब नहीं होंगे, मोबाइल गायब नहीं होंगे, तो फिर वही गाना गाया जाएगा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां किसी द्वार पर किसी नगर में कोई न ताला डाले, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। ताला नहीं डाला जाता है, वही होगा। जब गली गली पंचशील होगा, गली गली तीसरण होगा। इसीलिए हम लोग धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं,
धर्म परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कट्टर हिंदू हो और चोर हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई धर्म हो तेरा। अगर आप चोर हो, चोरी करते हो, तो हिंदू हो मुसलमान हो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने चोरी छोड़ दिया है तो हिंदू रहो चाहे मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कत्ल करना, मर्डर करना छोड़ दिया है तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन व्यभिचार करना छोड़ दिया है तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? शराब पीना, गांजा पीते हो और रोड पर आतंक मचाते हो तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गांजा पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो सम्राट अशोक क्लब क्या सिखा रहा है? पंचशील चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। अगर ये 5 शीलों का पालन करना अगर धर्म परिवर्तन है तो पूरे देश को एक ही दिन धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए। ये हम सिखा रहे हैं और यही संविधान की थीम है, संविधान का ही मकसद है। अगर किसी को मार दोगे तो भगवान बुद्ध बोले चाहे ना बोले, लेकिन वो वकील साहब बैठे हैं, धारा 302 तुरंत लग जाएगी क्योंकि तूने भगवान बुद्ध का उल्लंघन किया है, किसी का मर्डर किया है। अगर झूठ बोला है तो भगवान बुद्ध भले ना बोले, लेकिन अगर झूठ तूने बोल दिया है तो वकील साहब पकड़ेंगे और 420 में तुझे जेल भेज देंगे। तो भारतीय संविधान यही चाहता है जो भगवान बुद्ध चाहते थे, लेकिन भगवान बुद्ध को कहोगे तो बौद्धिस्ट हो जाएगा और संविधान की बात करोगे तो भारतीय हो जाएगा। यही तो अंतर है, भारतीय हो जाएगा। तो हमें भारतीय बनना है और भारतीय बनने में वो सारा मकसद पूरा हो जाएगा जो भगवान बुद्ध और अशोक चाहते थे। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा और अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए और अपनी माँ बहनों का जो इतनी दूर से आकर भी इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। आज ये कहीं ढोंग पाखंड में फंसी होती तो क्या मिलता? अगर कहीं किसी जगह किसी पंडाल में जाकर के फंसी होती तो क्या मिलता? लेकिन आज यहां आ गई हो तो क्या मिला है आप तय करना। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि तेरा जीवन कैसा चल रहा है, तो एक तकिया कलाम है, तेरा जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन लात खा रहे थे उस दिन ऊपर वाला था, जिस दिन तुझे चारपाई पर बैठने देता था उस दिन ऊपर वाला था। तो आज जो तुझे सम्मान सुख मिल रहा है ये ऊपर वाले की देन नहीं, ये भारत के संविधान की देन है जो चैन से रह रहा है। अगर कल 1 घंटे के लिए संविधान लागू कर दिया जाए, 1 घंटे में समझ जाएगा सब कुछ। 1 घंटे के लिए सरकार बोल दे कि कल 1 घंटे के लिए संविधान लागू किया जाता है, तो 1 घंटे काफी है इस देश में तबाह होने के लिए। 1 घंटे में गाड़ी ट्रेन लड़ पड़ के सब हिंदू मुसलमान कट मर के मर जाएंगे। 1 घंटा काफी है। इसलिए जब आंख होती है ना तब आंख का महत्व पता नहीं चलता, जब फूट जाती है तब समझ जाता है। आंख जब होती है तो आंख के होने का पता नहीं चलता, जब फूट जाएगी तब अरे कुल काम तो आंखें से होता था। तो जब तक संविधान है तब तक इसके होने का एहसास नहीं है आपको। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन समझ में आएगा कि इसका क्या ताकत है। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए आज से एक बात जान लो बढ़िया से कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ईश्वर की हत्या कर दी गई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने ईश्वर का गला घोंट दिया, कहा कि आज के बाद फैसला तू नहीं, फैसला हम भारत के लोग करेंगे क्या सही है क्या गलत है। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने तय कर लिया कि ईश्वर आज के बाद तू फैसला नहीं करेगा, आज का फैसला हम करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब तू फैसला करता था तो अहिल्या का बलात्कार करके भी व्यक्ति भगवान बन गया। हम फैसला कर रहे हैं तो एक लड़की का बलात्कार करके वो जेल में बैठा हुआ है। ये है संविधान, ये फैसला हमारा। तो आप लोग अपनी ताकत को समझो और इसको बात को समझने और प्रयास करने की कोशिश करो। और आप समझ गए बहादुरी नहीं है, दुनिया कितना समझा पाए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी का विराम देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। तमाम जिलों से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आप अपने अपने जिले में जाओ और संविधान का समाज बनाओ। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत।